नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। भारत मलावी के बीच कला संस्कृति, युवा मामले, खेल एवं फार्मा क्षेत्र में सहयोग संबंधी 4 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने समकक्ष लाजरस चकवेरा के साथ की द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक। कामुजू मुजोलियम समाधि स्थल पर मलावी के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर हेस्टिंग्स कामुजू बांडा को दी श्रद्धांजलि। झारखंड चुनाव मिलकर लड़ेगा एनडीए। भाजपा, आजसू, जदयू और लोजपा में सीट बंटवारे पर बनी सहमति। भाजपा 68 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। 10 सीटें आजसू, 2 सीटों पर जदयू और 1 सीट लोजपा रामविलास के लिए छोड़ी। हरियाणा में कार्यभार संभालते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह का पहला बड़ा फैसला। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में क्रॉनिक किडनी रोगियों के लिए होगी निःशुल्क डायलिसिस सेवा। किसान कल्याण के प्रति जताई अपनी सरकार की प्रतिबद्धता। दिवाली से पहले ही दिल्ली में खतरनाक लेवल पर पहुंचा वायु गुणवत्ता सूचकांक। यमुना नदी की सतह पर भी दिखी जहरीली झाग की परत। हरियाणा में पराली जलाने वाले किसान पर होगी एफआईआर। 2 साल तक उन किसानों से नहीं खरीदी जाएगी फसल, आदेश जारी। और बेंगलुरु टेस्ट में भारत के समक्ष हार का खतरा मंडराया। रविंद्र की शतक की बदौलत न्यूजीलैंड ने 300 रनों से ज्यादा की बढ़त की हासिल। और अब विस्तार से समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी अफ्रीकी देश मलावी की यात्रा के दौरान 4 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत और मलावी के बीच कला एवं संस्कृति में सहयोग, खेल सहयोग, युवा मामलों पर सहयोग, फार्मास्यूटिकल सहयोग पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अफ्रीकी देश मलावी यात्रा के दूसरे दिन आज उन्होंने मलावी के राष्ट्रपति लाजरस चकवेरा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। साथ ही वे प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भी मौजूद रहीं। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कामुजू मुसोलियम समाधि स्थल पर दौरा किया, जहां उन्होंने मलावी के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर हेस्टिंग्स कामुजू बांडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्थल पर राष्ट्रपति की परंपरागत तरीके से अगवानी की गई। राष्ट्रपति ने वहां विजिटर बुक में हस्ताक्षर भी किए। डॉक्टर हेस्टिंग्स कामुजू बांडा का जन्म 14 मई 1898 को हुआ था और वो 1961 से 1994 तक राष्ट्रपति रहे। 25 नवंबर 1997 को 99 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना के 31 साल पूरे होने के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मानवाधिकार दिवस विषय पर चर्चा की और दूसरों के अधिकार की रक्षा की बात की। This year, the World Human Rights Day theme is equality, reducing inequalities and advancing human rights. Equality has to be understood as it is beyond definition as such. However, indisputably, at the core of equality is that all human beings are born free and equal in dignity and in rights. Religion, race, color, sex, status, or other facets. झारखंड में आज प्रेस वार्ता के जरिए एनडीए ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का ऐलान किया। बीजेपी, आजसू, जेडीयू और लोजपा रामविलास मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी 68 सीटों पर, आजसू 10 सीटों पर, जेडीयू 2 और लोजपा रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही ये भी स्पष्ट हो गया है कि लोजपा रामविलास चतरा से चुनावी मैदान में उतरेगी। प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एनडीए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में भाजपा, आजसू, जदयू और लोजपा साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपस में चर्चा हमारी पूरी हो चुकी है, सीट शेयरिंग पर भी सहमति है। जल्दी हमारे उम्मीदवार घोषित होंगे, चुनाव के अभियान में हम कूदेंगे और इंडी गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस की सरकार के कुशासन का अंत कर ही हम चैन की सांस लेंगे। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की सरकार ने झारखंड को तबाही और बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। झारखंड में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। झारखंड में माटी, बेटी, रोटी बचे, नौजवानों के रोजगार सुरक्षित हो, महिला सशक्तिकरण हो, गरीब कल्याण हो, किसानों का उद्धार हो और भ्रष्टाचार का हम सफाया कर पाए, सुशासन और विकास दे पाए। इसलिए झारखंड में हमने फैसला किया है, केंद्र ने फैसला किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने भी तय किया है कि झारखंड का ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर। उधर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के पहले महाविकास अघाड़ी के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान सुलझ नहीं रही है। एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर फंसे पेच पर अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत का बयान आया है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता फैसले लेने में सक्षम नहीं है। अब हम सीटों की गुत्थी सुलझाने के लिए राहुल गांधी से बात करेंगे। आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, इसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है, बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आज से अधिसूचना जारी है। इसके साथ ही आज से इन सभी 9 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक और जहां भाजपा ने किसी भी सीट पर अभी तक एक भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस को अभी भी अपनी भागीदारी का इंतजार है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच इस मामले में अब तक कोई भी स्पष्टता नहीं आई है। आपको बता दें कि 25 अक्टूबर तक इन सीटों पर पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। 28 अक्टूबर को पर्चों की जांच होगी और 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य में 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतों की गणना होगी। नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद से मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालते ही नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए। बैठक में राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में क्रॉनिक किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस सेवा की सुविधा मिलेगी। साथ ही भविष्य में सभी मेडिकल कॉलेजों में भी मुफ्त डायलिसिस सुविधा प्रदान की जाएगी। देश में जो किडनी के पेशेंट हैं, जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आएगी और हम जो किडनी के पेशेंट हैं उनका इलाज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होगा। तो आज उस फाइल के ऊपर साइन किए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसान की फसलों की खरीद को लेकर फैसला किया। सरकार धान की खरीद करेगी। अन्नदाता की फसल एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम सरकार करेगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर
प्रोक्योरमेंट धान की चल रही है, उसके ऊपर भी हमने पूरा रिव्यू किया है। और मैं बताना चाहता हूं कि अब तक हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो प्रोक्योरमेंट हुआ है, बैठक में ये व्यापक चर्चा हुई है कि अन्नदाता की फसल का एक एक दाना एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने ये कहा है कि 17% से नमी धान के हर दाने को खरीदने का काम एमएसपी के ऊपर हमारी सरकार कर रही है। नायब सिंह सैनी ने बताया कि 17 अक्टूबर तक हरियाणा की मंडियों में कुल 27,45,328 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है। 17 अक्टूबर तक मंडियों में हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर कुल 27,45,128 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है और इसमें से हमने 23,21,682 मीट्रिक टन धान की खरीद एमएसपी पर की है। अब तक 11,50,673 मीट्रिक टन का उठान भी हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने युवाओं महिलाओं के सम्मान को अपना कर्तव्य बताया। उनका कहना है कि गरीब व्यक्ति के द्वारा हमारी सरकार चुनी गई है। किसान हमारे लिए सम्मानित है, हमारा युवा हमारे लिए सम्मानित है, हमारे प्रदेश की नारी हमारे लिए सम्मानित है, हमारे प्रदेश का जो गरीब व्यक्ति है उसका सम्मान करना हमारी सरकार का दायित्व है। मुझे खुशी है कि ये सरकार को जो चुना है ये गरीब व्यक्ति के द्वारा चुनी गई सरकार है। नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस ने युवाओं और खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा खिलाड़ियों को देश, राज्य और सभी का उन्होंने गौरव बताया। कांग्रेस ने किसान को भ्रामक स्थिति में डालने का काम किया है। उन्होंने ये भी कहा, कहीं ना कहीं युवाओं को अविश्वास में धकेलने का काम कांग्रेस ने किया। हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों को भी यूज किया। जो हमारे खिलाड़ी हैं हमारे गौरव हैं, हरियाणा प्रदेश का गौरव है, जो इस देश का भी गौरव है, जो इस देश को सम्मान दिलाने का काम करते हैं। कांग्रेस ने उन खिलाड़ियों को भी यूज किया है। किसान को भी कांग्रेस पार्टी ने भ्रामक स्थिति के अंदर डालने का काम किया है। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। बहराइच सांप्रदायिक हिंसा मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को कोर्ट ने शुक्रवार को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। शुक्रवार को पुलिस ने 5 आरोपियों को सुरक्षा कारणों की वजह से अपर जिला जज पूनम पाठक के आवास पर ही पेश किया। इस दौरान आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा में प्रशासन की मुस्तैदी के चलते अब स्थिति शांतिपूर्ण है। इस मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को कोर्ट ने शुक्रवार को 14 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इलाके का जायजा लिया डीजी न्यूज संवाददाता ने। ये बहराइच के महाराजगंज का वही स्थल है जहां से उपद्रव की शुरुआत हुई थी। आज जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने हत्या के आरोप में की है, उनको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। 2 बजे की जुमे की नमाज भी अदा हो गई है। पूरे बहराइच में शांति है। हालांकि पुलिस प्रशासन इसके लिए पूरी तैयारी करके बैठा था। 4 सेक्टरों में बांटा गया है। सीनियर ऑफिसर्स को जिम्मेदारी दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, एटीएस की टीम, ये सारी यहाँ तैनात करके रखी गई थी किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए। लेकिन जिस तरीके से शांति दिख रही है, उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी ही एक बार फिर जीवन पटरी पर लौटेगा और बहराइच के लोग सुख शांति के साथ आगे बढ़ सकेंगे। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, महाराजगंज, बहराइच। और आज थाना पुलिस ने एसओजी के साथ मिलकर चेकिंग के दौरान कार सवार 2 युवकों को 2,95,000 रुपए के 500 और 100 के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। इसके अलावा चेकिंग में नकली नोट छापने के उपकरण और कागज भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों में से एक लखनऊ और दूसरा हरदोई का रहने वाला है। पुलिस कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ये लोग 30,000 असली नोट के बदले में 1 लाख नकली रुपए देने का काम करते थे। लोगों को डिमांड बेस्ड वो करते थे, तो क्योंकि फेक इंडियन करेंसी सप्लाई करने के लिए पहले ग्राहक ढूंढते थे और उनको बताते थे कि 30,000 रुपये में हम फेक इंडियन करेंसी 1 लाख देंगे। तो उसी के बेसिस पे कुछ इनपुट्स मिली थी और हम जब पुलिस टीम चेक कर रही थी तो उसी दौरान ये गिरफ्तार हुए। जैसे मैंने बताया कि ये लखनऊ और हरदोई के रहने वाले हैं। अभी क्योंकि इनिशियली इन्होंने बताया कि ये उन्नाव की तरफ सप्लाई करने आ रहे थे, तो हो सकता है इन्होंने अन्य जनपदों में भी की हो। तो वो चीज़ें भी हम साक्ष्य जुटा रहे हैं और उसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। योगी सरकार प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों की कमर तोड़ रही है। यूपी पुलिस जहां एक तरफ सीधा मुकाबला करते हुए अब तक 210 बदमाशों को ढेर कर चुकी है, वहीं एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे अपराधी भी हैं जिन्हें न्यायालय में पुलिस की प्रभावी पैरवी से बेदम कर दिया गया है। यूपी पुलिस का अभियोजन निदेशालय इसमें अहम रोल अदा कर रहा है। पिछली सरकारों में जहां अभियोजन निदेशालय हाशिए पर रहता था, वहीं योगी सरकार ने इसे खास तरजीह दी है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में अभियोजन निदेशालय की प्रभावी पैरवी से पिछले 7.5 वर्षों में 80,000 से अधिक अपराधियों को उनके गुनाहों की सजा मिल चुकी है। तो अपराधियों के खिलाफ जो यूपी पुलिस है वो काफ़ी सख्त है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम के LNCP में मन की बात क्विज और भाषण प्रतियोगिताओं के 4थे सत्र का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र संगठन और ग्लोबल गिवर्स फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश के युवाओं ने अपना खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त किया है। In the last 10 years under Prime Minister Modi, they have regained their lost esteem. Because the children would not recall, but their teachers can remind them before 2014 what was the scenario. Most of our students, most of our youth, even from Kerala, waited for the first opportunity to go abroad. Because they thought there were no opportunities here, because they thought there would be discrimination here. Prime Minister Modi has given that level playing field to every youth, and the youth has been able to demonstrate his talent not only domestically within the country but even outside. Today, if he gives his introduction as Indian, his job prospects increase. ईडी के अधिकारी आज फाइलों का निरीक्षण करने के लिए मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचे। आज और कल 2 दिन के लिए ईडी अधिकारी फाइलों की समीक्षा करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा कृष्णा ने शिकायत की थी कि मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती ने 50-50 अनुपात योजना के तहत 14 भूखंडों को अवैध रूप से हासिल कर लिया है।
कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने मुडा की ईडी जांच पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि मुडा मामले में शामिल कई लोग भ्रष्ट हैं और ये पैसे का कारोबार है। हाल ही में कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने कहा था कि मुडा एक भ्रष्ट विभाग है। आर अशोक ने सुझाव दिया कि सरकार को दुरुपयोग किए गए धन की वसूली को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस के सदस्यों को ईडी जांच पर भरोसा नहीं है तो वो अदालतों के माध्यम से कानूनी सहारा ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने सभी मामलों के साथ समान व्यवहार की आवश्यकता पर जोर दिया। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की कवायद तेज कर दी है। यूसीसी के लिए गठित कमेटी ने शुक्रवार को इसका ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया। अब इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जल्दी कैबिनेट बैठक में यूसीसी नियमावली को रखा जाएगा। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद यूसीसी प्रदेश भर में लागू किया जा सकता है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता की नियमावली तैयार हो गई है और शीघ्र ही कानून लागू होगा। श्री शत्रुघ्न सिंह जी, जो आप सभी लोग उनको जानते हैं, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे हैं, तो उनके अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी के साथ अन्य लोग भी सम्मिलित हुए और सरकार के विभिन्न विभागों के लोगों ने, और मनु गौड़ जी, सुरेखा डंगवाल जी, जो हमारे पहले की जो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी थी, उनके मेंबरों ने भी इसमें अपनी सेवाएं दी। इसके साथ साथ हमारे अधिकारीगणों ने भी, हमारे कर्मचारियों ने, अनेक विद्यार्थियों ने भी, इनको आप देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आए थे और कुछ लोग नहीं आ पाए, तो इसको बनाने में रात दिन का प्रयास किया। अथक प्रयास करने के बाद आज ये 18 अक्टूबर को ये नियमावली आप सबके सामने ही हम लोगों को मिल गई है, मुझे दे दी है उन्होंने, सरकार को मिल गई है। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दिल्ली में सर्दियों के दस्तक देते ही प्रदूषण रूपी दानव डराने लगा है। सांसों पर संकट मंडराने लगा है और जीवन दायिनी यमुना में भी सफेद झाग नजर आने लगा है। यमुना जी का डराने वाला वीडियो सामने आया है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के बीच यमुना में फिर दिखे जहरीले झाग ने टेंशन बढ़ा दी है। यमुना नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में पानी की जगह झाग तैरता दिख रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। AQI यानी एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। आज इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरे की परत छाई हुई है। यहां AQI 270 पर पहुंचा, वहीं आनंद विहार में AQI 339 पर दर्ज किया गया। बात करें अक्षरधाम क्षेत्र की, जहां AQI 293 पर पहुंच गया। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में AQI 300 से ऊपर और 400 के बीच बना हुआ है। वजीरपुर में 379, विवेक विहार में 327, शादीपुर में 337, रोहिणी में 362, पंजाबी बाग में 312, पटपड़गंज में 344, नरेला में 312, मंडलकांड में 375, जहांगीरपुरी में 354, द्वारका सेक्टर 8 में 324, बवाना में 339, आनंद विहार में 342 और अलीपुर में 307 दर्ज किया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेंगलुरु में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताज़ा समाचार मिलने तक 2 विकेट के नुकसान पर 169 रन बना लिए हैं। भारत का पहला विकेट यशस्वी जायसवाल के रूप में गिरा, जो 35 रन बनाकर आउट हुए। वहीं कप्तान रोहित शर्मा का विकेट भी 52 के स्कोर पर सामने ही आ गया। रोहित शर्मा का विकेट एजाज पटेल ने लिया।
इससे पहले न्यूजीलैंड की पहली पारी 402 रन पर ऑल आउट हो गई। टेस्ट मैच के तीसरे दिन न्यूजीलैंड ने अपने दूसरे दिन के स्कोर 3 विकेट 180 रन से आगे खेलना शुरू किया। न्यूजीलैंड की ओर से रचिन रविंद्र ने शानदार पारी खेली। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया। रचिन ने 124 गेंदों पर शतक लगाने में कामयाबी हासिल की। रचिन रविंद्र 134 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे। रचिन रविंद्र का विकेट कुलदीप यादव ने लिया। भारत की ओर से कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट हासिल किए। इससे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम अपनी पहली पारी में महज 46 रन पर सिमट गई थी। और ISSF निशानेबाजी विश्व कप फाइनल में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले विवान कपूर का कहना है कि पदक जीतने के बाद वे आत्मविश्वास से भर गए हैं। विवान का सपना लॉस एंजलिस ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतने का है। विवान कपूर से बात की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। आप देखिए ये बातचीत और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारतीय शूटर्स का दमदार प्रदर्शन जारी है। शूटिंग वर्ल्ड कप फाइनल जो कि दिल्ली के कर्नल सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित हो रहे थे, उसमें भारत ने 4 मेडल जीते और विवान जो कि एक बहुत यंग शूटर हैं, 22 साल उनकी उम्र है, उन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता ट्रैप इवेंट में। विवान, आपका स्वागत है और शानदार प्रदर्शन रहा और सीनियर लेवल पे आपका पहला इंडिविजुअल मेडल है। कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को? बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट है मेरे लिए कि मैं सीनियर मेडल जीता हूँ पहला मेरे लाइफ का। और अब मेरे को यही है कि अब जो कोच ने मेरे लिए प्लान बनाया हुआ है ओलंपिक्स तक, मेरे को उसको फॉलो करना है एंड देन बाय गॉड्स ग्रेस इट विल बी गुड। हमारे शूटर्स हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं हर स्तर पे, वर्ल्ड कप्स देख लीजिए, कहीं कहीं पर तो चाइना को भी मात दी है। तो क्या वजह मानते हैं कि जो भारतीय शूटर्स जो हैं इतना डोमिनेट कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे? सर मैं मानता हूँ कि 3 चीज़ें हैं। एक तो शूटर की हार्डवर्क है सर, उनका टैलेंट है एंड सपोर्ट। जो सपोर्ट अब गवर्नमेंट से मिल रही है हमको, जब एमओ के हिसाब से, रेंजेस के हिसाब से बहुत अच्छी है एंड पहले से बहुत बेहतर हो गई है। जो मेरे प्रधानमंत्री हैं ना, लगातार खिलाड़ियों से मिलते हैं। जब आप बड़े इवेंट्स के लिए जाते हैं तब भी आपसे मिलते हैं, वहाँ से आते हैं, इंडिविजुअली ट्वीट करते हैं आपके अचीवमेंट्स पे। तो ये चीज़ पहले कभी देखी नहीं गई थी, तो इसको आप कैसे देखते हो? कितनी बड़ी चीज़ है ये? सर बहुत मोटिवेशनल बूस्ट है, क्योंकि मैं ये खुद के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। पीएम मोदी जी ने मेरे लिए ट्वीट करा था। मैं जूनियर वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज जीता था, पहला ब्रॉन्ज जूनियर वर्ल्ड कप में ट्रैप के लिए, जब उन्होंने ट्वीट करा था। और इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि आपको प्रधानमंत्री भी उनका भी ध्यान है आप पे। पहले एक कह सकते थे एक वॉइड आ गया था इसमें, मतलब किस तरह से मेडल्स कम आते थे। अनंतजीत ने सिल्वर जीता वहाँ एशियन गेम्स में, और यहाँ भी आप लोग मेडल जीत रहे। तो जो स्कीट और ट्रैप है, इसको लेकर क्या बोलेंगे आप? किस तरह से ये राइज कर रहा है इंडियन स्कीट और ट्रैप? शूटर्स मैच्योर भी हो रहे हैं, एज से भी मैच्योर हो रहे हैं, माइंड से, हार्ट से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं स्पोर्ट पे। सो उस वजह से आप देख रहे हैं रिजल्ट्स बेटर आ रहे हैं सर। एंड बाकी मैं मेरे लिए बोल सकता हूँ, बिकॉज मेरे को बाकियों का पता नहीं। मेरे लिए तो सर मैं अब पूरी हार्ड वर्क, मेरी इस स्पोर्ट के लिए, मेरी पूरी लाइफ इस स्पोर्ट के अराउंड फोकस करके प्लान जो मैंने बनाया मेरे कोच के साथ, LA ओलंपिक्स तक फॉलो करूँगा। तो LA ओलंपिक्स में एक मेडल सोचे आपकी तरफ से देश के लिए? पक्का? पक्का सर। और देखते हैं क्या कॉन्फिडेंस है हमारे खिलाड़ियों का, और जिस तरह के वो प्रदर्शन वर्ल्ड कप्स में कर रहे हैं और बड़े अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स में कर रहे हैं, तो पूरी उम्मीद है कि वो अगले ओलंपिक्स में भी पदक पर निशाना साधेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ नारायण सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली।